नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित त्रिपाठी, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट के एक टॉपिक को, जिसका नाम है एग्रीगेट प्लानिंग प्रोडक्शन। चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को समझने से। तो ये ऑपरेशन मैनेजमेंट में एग्रीगेट प्लानिंग प्रोडक्शन है क्या? हम जो प्लानिंग करते हैं प्रोडक्शंस की, तो ये जरूरी होता है कि हम हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस हैं उसका एक ऑप्टिमम यूज करें, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसे मीट कर सके। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे, राइट टाइम पे प्रोड्यूस करे, एट राइट कॉस्ट प्रोड्यूस करे, और क्वांटिटी जो हम हमें चाहिए, हमारे कस्टमर्स को चाहिए, जो डिमांड फोरकास्ट हमने किया उसके अकॉर्डिंग हम मैन्युफैक्चर करें। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तीन टाइप के प्लानिंग्स होते हैं। एक तो होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इंटरमीडिएट प्लान एंड शॉर्ट टर्म प्लान। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हैं, यानी कि 5 to 10 ईयर्स में मान लीजिए कि आपको नया फैक्ट्री ओपन करना है, या फिर आपको एक कुछ फैक्ट्रीज में तब्दीली करनी है। तो ये सब चीजों के लिए हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। इंटरमीडिएट प्लानिंग में क्या होता है? यहाँ पर हमारा जो एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान होता है, एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान को हम इंटरमीडिएट पीरियड में करते हैं। ये 1 साल से 2 साल के बीच में लाई करता है। और शॉर्ट टर्म प्लानिंग में हम जो क्विक डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं प्रोडक्शन में, उसे हम मैनेज करते हैं। और ये 3 to 6, यानी कि यहाँ पे स्केड्यूलिंग हो सकता है, यहाँ पे फोरकास्टिंग हो सकता है। तो ये सब चीजें हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग में करते हैं। तो आज हम एग्रीगेट प्लानिंग को पढ़ने वाले हैं, जो इंटरमीडिएट प्लान होरिजोन में फॉल करता है। और यहाँ पर हम प्लान करेंगे किसी एक्टिविटीज को, ताकि हमारा जो कॉस्ट हो वो मिनिमाइज हो जाए। यहाँ पर हम क्या करते हैं, बेसिकली हम हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है प्रोडक्शन में, हम उस रिसोर्स को यूटिलाइज करते हैं। रिसोर्स जैसे कि वर्कर्स, जैसे कि मेरे पास जो मशीन्स है, मेरे पास जो कैपिटल्स है, उन सब का मैं इस तरह से इस्तेमाल करूं ताकि मेरा जो टारगेट है, क्वालिटी, क्वांटिटी, टाइम एंड कॉस्ट, ये मीट हो सके। तो हम प्लानिंग एक्टिविटीज को एंश्योर करते हैं ताकि हमारा मैक्सिमम पॉसिबल यूटिलाइजेशन हो जाए रिसोर्स का, ताकि हम किसी भी टारगेट को अचीव कर सके प्रोडक्शन में। तो एग्रीगेट में हम जो प्लानिंग करते हैं, इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है ताकि आपके पास जो भी रिसोर्स है, ये हम 1 से 2 साल के बीच के लिए करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास अगर 1 साल का प्लान नहीं होगा, तो आप प्रोडक्शन डिमांड के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएशंस, जो डिमांड होता है, मतलब डिमांड कांस्टेंट नहीं होगा। कस्टमर को, मान लीजिए कि आप एक आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर हैं, तो जरूरी नहीं कि हर दिन आपका, मान लीजिए कि 50 आइसक्रीम बिक रहा है, तो जरूरी नहीं कि हर दिन 50 आइसक्रीम ही डिमांड रहेगा मार्केट में। जरूरी हो सकता है कि किसी दिन 50 हो, किसी दिन 100 हो, किसी दिन 150 हो। तो इस तरह से डिमांड फ्लक्चुएशंस होता है, और अकॉर्डिंगली आपको आइसक्रीम मैन्युफैक्चर करना होगा। तो ये जो डिमांड फ्लक्चुएशन होता है और आपके पास जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है, आप दोनों को कैसे मीट कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम ऑप्टिमल यूज करते हैं रिसोर्स का। और फिर इसके बाद हमारे पास जो भी प्रोडक्ट लाइन और फैमिलीज होता है, हम उसे मैन्युफैक्चर करते हैं। और फिर यहाँ पर हम डिमांड और सप्लाई को मैच करते हैं। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है, ये है कि हम स्टैब्लिश करते हैं कंपनी के प्लान को, ताकि हम रिसोर्स को एलोकेट कर सके। हम डेवलप करते हैं इकोनॉमिकल एक्टिविटी टू मीट द डिमांड। हम ऐसा भी एक्टिविटी नहीं करेंगे कि मान लीजिए कि आपने रिसोर्स को ऑप्टिमाइज कर दिया, आपको कस्टमर के एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। और मान लीजिए कि आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर हैं आप, और आइसक्रीम को आप बनाते हैं, तो आइसक्रीम का डिमांड अभी 100 है। तो आप 100 के अकॉर्डिंग, आपके पास जो भी रिसोर्स अवेलेबल था आपने कर दिया। कल को ये आइसक्रीम का डिमांड 150 हो गया, तो आप क्या लेबर हायर करें, क्या आप मशीन को इनोवेट करें, मशीन मशीन की जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसको इम्प्रूव करें, या फिर आप कोई और मेथड यूज कर सके, ताकि आपका ये जो डिमांड है, कस्टमर का जो डिमांड है, रिक्वायरमेंट है मार्केट का, उसे आप फुलफिल कर सके। तो ऐसा क्या क्या एक्टिविटीज आप अपने प्रोडक्शन में करेंगे, वो एग्रीगेट प्लानिंग का एक ऑब्जेक्टिव है। और जरूरी ये है कि जो भी आप एक्टिविटीज करें, कॉस्ट कम हो। अगर मान लीजिए कि आपने ये सब एक्टिविटीज की और उसकी वजह से कोई कॉस्ट बढ़ गया, आपने कस्टमर का रिक्वायरमेंट तो फुलफिल कर दिया,
पर आपके प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ गया, तो क्या फायदा है ऐसे प्रोडक्शन प्लान का जहां पे कॉस्ट बढ़ जाए, बिकॉज इवेंचुअली आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट भी बढ़ जाएगा इसकी वजह से। तो ये डिमांड क्या होता है? डिमांड जो फोरकास्ट है, कस्टमर का जो भी डिमांड होता है उसे हम फोरकास्ट करते हैं क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मेथड से। हम डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट मेथड्स यूज करके फोरकास्ट करती है कि मुझे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, या फिर उसके नेक्स्ट मंथ हमें कितना प्रोडक्शन करना है, उसे फोरकास्ट किया जाता है। फिर इसके बाद हम प्लान करेंगे प्रोडक्शन को। तो हमारे पास अल्टरनेटिव्स क्या है, मतलब हमारे पास क्या क्या अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं प्रोडक्शन करने के। पहला है रेगुलर टाइम प्रोडक्शन। हमारे पास जो कैपेसिटी है, हम जो रेगुलर प्रोडक्शन करते हैं हम वो प्रोडक्शन करें। ओवर टाइम प्रोडक्शन, मतलब हम मान लीजिए कि हम 8 घंटा चला रहे थे, अब हमने 8 घंटे की जगह हमने 12 घंटा कर दिया, 12 घंटे की जगह हमने 15 घंटा कर दिया, तो 15 घंटा हम फैक्ट्री चलाएंगे, ओवर टाइम प्रोडक्शन कर रहे हैं हम। डिपेंड ऑन डिमांड, मान लीजिए कि अगर हमारी कैपेसिटी ओवरशूट होंगे तो हम क्या करेंगे, मतलब ओवरशूटिंग अगर ऐसा कुछ हुआ, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ज्यादा लोगों को हायर करेंगे ताकि मैं उस डिमांड को मीट कर सकूं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेरे डिमांड कम हो गए तो मैं कुछ लोगों को फायर भी कर दूं, वर्कर्स को टेम्पररी फायर कर दूं, और ताकि मैं उस जो गिरते हुए डिमांड को मीट कर सकूं। और फिर एक और ऑप्शन है सब कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए कि मेरे फैसिलिटी में उतना स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो मैं किसी और को वो काम, वो टास्क असाइन कर दूं, किसी और फैक्ट्री को दे दूं, किसी और फैक्ट्री को कॉन्ट्रैक्ट दे दूं ताकि वो प्रोडक्शन मेरे बिहाफ पे करे। तो ये सब जो भी अल्टरनेटिव्स हमारे पास मौजूद होते हैं, इन सब का एक ही ऑब्जेक्टिव है, ताकि मेरा जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या क्या इनपुट्स हैं एग्रीगेट प्लानिंग में और क्या आउटपुट्स हैं? तो हमारे इनपुट्स जो हो सकते हैं, हमारे पास जो डिमांड फोरकास्ट आता है, हम जो फोरकास्ट करते हैं कंपनी में डिमांड का। हमारे पास जो भी कैपेसिटी कंस्ट्रेन है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेन, पैसों की कमी, या फिर हमारे पास एक लिमिटेड बजट है, उसी बजट में हमको प्रोडक्शन करना है। स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या हैं, और कंपनी की पॉलिसीज क्या है। तो ये मेरे इनपुट्स हो गए प्लान करने के लिए, और बेस्ड ऑन दिस इनपुट्स मैं एक ऐसा प्लान तैयार करूंगा जहां पे मेरे कुछ आउटपुट्स हो सकते हैं। एक आउटपुट हो सकता है साइज ऑफ वर्कफोर्स। मैंने वर्कफोर्स के साइज को बढ़ा कर दिया, मैंने इन्वेंट्री लेवल को ज्यादा कर दिया, मैंने बैकलॉग्स और बैक ऑर्डर ऑफ एंड द लॉस सेल्स। ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कि आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, पेंसिल प्रोड्यूस करने के लिए 1,000, पर मेरी कैपेबिलिटी है सिर्फ मैन्युफैक्चर करने की 500। तो मैं 500 बोलूंगा कि 500 आपको नेक्स्ट मंथ में मैं मैन्युफैक्चर करके दूंगा। इस मंथ में मेरा ऑलरेडी मेरा प्रोडक्शन लाइन फुल है तो मैं नहीं कर सकता, तो बैक ऑर्डरिंग भी मैं कर सकता हूँ, सब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। मतलब मैंने वो 500, इंस्टेड ऑफ मैं कस्टमर को बोलूं कि आप नेक्स्ट मंथ ले लीजिए, मेरे पास कोई और प्रोडक्शन फैसिलिटी होगा या फिर किसी और के प्रोडक्शन फैसिलिटी में मैं वो मैन्युफैक्चर कर दूंगा, सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर दूंगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि मैंने ओवर टाइम, मान लीजिए कि मैं 8 घंटा शिफ्ट चला रहा था, मैंने 8 घंटे की जगह 2 शिफ्ट चलाया, तो 2 शिफ्ट में मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा, पर ये मेरे आउटपुट हो गए। तो इन सब में आउटपुट को यूज कर सकता हूँ बेस्ड ऑन मेरे पास जो भी इनपुट्स अवेलेबल हैं। अब हम कैसे डिमांड मीट कर सकेंगे, हमारे पास क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं? हम कैपेसिटी में एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेबर, कैपिटल, ओवर टाइम, अंडर टाइम, कुछ ऐसे कैपेसिटीज हैं उसको एडजस्ट कर लें। या फिर मैं डिमांड को मैनेज करूं, या फिर मैं प्रोएक्टिव डिमांड मैनेजमेंट किया जा सकता है इसके अंदर में। अब एग्रीगेट प्लानिंग में स्ट्रैटेजीज कैसे है, अगर मुझे कैपेसिटी को एडजस्ट करना है तो क्या क्या स्ट्रैटेजीज मौजूद है? एक होता है लेवल प्रोडक्शन। लेवल प्रोडक्शन यानी कि मैं पूरे साल जो प्रोडक्शन मेरा, जिस रन रेट से प्रोडक्शन हो रहा है वही रन रेट में मेंटेन करूंगा। मान लीजिए कि यहाँ पर लेट्स से कि आप पेन मैन्युफैक्चरर हैं, तो पेन आप बनाते हैं, लेट्स से 100 पेन बनाते हैं एवरी मंथ, तो 1200 पेन बनाएंगे आप साल भर में। तो जो 100 का रन रेट है वो आप मेंटेन करेंगे, आपका डिमांड भले ही 200 हो जाए पर आप बनाएंगे 100। तो ये होता है लेवल प्रोडक्शन। चेस प्रोडक्शन यानी कि मान लीजिए कि जैसे कि अभी मैंने बोला, आप बनाते हैं 100, डिमांड हो गया 200,
तो आप चेस करेंगे, 200 बनाएंगे उस महीने, 200 बनाएंगे। फिर 400 हो गया तो 400 बनाएंगे। अगर 80 हो गया तो 80 बनाएंगे। तो इस तरह से जैसे ही डिमांड फ्लक्चुएट होता है उस तरह से आप अपने प्रोडक्शन प्लान को बनाएंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डिमांड है, जिस तरह से डिमांड मूव हो रहा है उस तरह से आपका प्रोडक्शन प्लान हो रहा है। पर वही यहाँ पे इस केस में लेवल में आप, आपका जो प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट है, आपका डिमांड बढ़ रहा है, पर आपका जो प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट है। ठीक है, ये होता है लेवल एंड चेस प्रोडक्शन। एक होता है पीक प्रोडक्शन। मान लीजिए कि कभी प्रोडक्शन आपका बढ़ गया, तो उस मोमेंट पे आप क्या करेंगे, आप रिसोर्स को यूज करेंगे, आप ऐसे रिसोर्स को यूज करेंगे ताकि आप उस पीक को मेंटेन, पीक को मीट किया जा सके। जैसे कि मान लीजिए कि 100 से 120 हो गया, तो 20 मेरा जो पिक है, मैं रिसोर्स को इस हाई डिमांड को मीट करने के लिए, जो 20 मेरा है, मैं तभी अपने प्रोडक्शन में कुछ तब्दीली लाऊंगा, अपने मैन्युफैक्चरिंग में कुछ चेंजेस लाऊंगा, एडजस्ट करूंगा ताकि मैं पीक डिमांड को मीट कर सकूं। ये कभी कभी ये होता है कि सीजनल डिमांड, मान लीजिए कि सीजन में डिमांड बढ़ जाता है, और फिर ऐसा भी होता है कि जैसे कि आइसक्रीम का सेल्स गर्मी में बहुत ज्यादा होता है, ठंडी में आइसक्रीम के सेल्स उतने होते नहीं है। तो फिर मेरा पीक हमेशा ठंडी में रहेगा, तो मैं ठंडी में प्रोडक्शन कैपेबिलिटी मेरा बढ़ा दूंगा। और गर्मी में मैं, ऐसा भी हो सकता है कि मैं वर्कर्स को छुट्टी दे दूं, मैं 50% वर्कर्स को बोलूं कि आप लीव ले लें 20 दिन के लिए। तो इस तरह से मैं एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। ऐसा हो सकता है कि ओवर टाइम एंड अंडर टाइम करा सकूं, मतलब मैंने वर्किंग आवर्स बढ़ा दिया या कम कर दिया। सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर सकता हूँ, मैंने किसी और को काम दे दिया। पार्ट टाइम वर्कर्स को मैं हायर कर सकता हूँ, मैं हायर कर सकता हूँ वर्कर्स को। या बैक ऑर्डरिंग, बैक ऑर्डरिंग यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे मान लीजिए कि आप इस महीने उस ऑर्डर को फुलफिल नहीं कर सकते, तो आप कस्टमर को बोलते हैं कि हम नेक्स्ट महीने आपको ये प्रोडक्शन करके दे देंगे, तो उसे बोलते हैं बैक ऑर्डरिंग। ठीक है। अब एग्रीगेट प्लानिंग में आप एक प्रोडक्शन मैनेजर है, तो आपको क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, तो आपको तीन चीजों का ध्यान देना है। पहला है कि आपके पास क्या क्या अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, फिर उस अल्टरनेटिव्स का क्या क्या कॉस्ट है, और फिर आप उसमें से आप ये चेक करेंगे कि कैपेसिटी कंस्ट्रेंट क्या है उस अल्टरनेटिव्स का। मान लीजिए कि आपने बना लिया सब कॉन्ट्रैक्टिंग करना, सब कॉन्ट्रैक्टिंग में कॉस्ट है, बट सब कॉन्ट्रैक्टिंग के कुछ अलग चैलेंजेस हैं। या फिर आपने हायर कर दिया, मान लीजिए लेबर का कोई चैलेंज हो रहा है, लेट्स से कि कोविड का टाइम है और आप लेबर हायर करने पे आपका कॉस्ट कम होगा, पर लेबर ही मौजूद नहीं है, तो आपके पास कुछ कंस्ट्रेंट हो सकते हैं। तो ये तीन चीजें आप एज अ प्रोडक्शन मैनेजर अपने प्रोडक्शन मैनेजर आप याद रखें, ये तीन एक्टिविटीज आपको करनी है। ठीक है। अब हम आते हैं कुछ सम्स यहाँ पर सॉल्व करने, ताकि आपकी क्लैरिटी थोड़ा अ, चलिए अब हम कुछ इसमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जितने भी वैल्यूज दिए हैं ये सब यूएसडी में है। मान लीजिए कि आपके पास इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट दिया है 5 पर यूनिट पर मंथ, सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट दिया है 20 यूएसडी पर मंथ, और फिर एवरेज पे रेट दिया है 10 पर आवर, फिर ओवर टाइम रेट दिया है 17 पर आवर, लेबर आवर टू रिप्रोड्यूस 1 यूनिट दिया है 1.6 आवर पर यूनिट, और कॉस्ट ऑफ, अगर मैंने प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो 10 पर यूनिट है, और प्रोडक्शन को घटा दिया तो 20 पर यूनिट है। और एक वर्कर 5 प्रोड्यूस कर सकता है पर डे में। ठीक है। अब हमारे पास तीन मेथड्स हैं। लेवल प्रोडक्शन, जो हमने बताया कि प्रोडक्शन कांस्टेंट रखेंगे, प्रोडक्शन चेंज नहीं करेंगे, डिमांड फ्लक्चुएट हो या ना हो, हम हमारा प्रोडक्शन कांस्टेंट रखेंगे। सब कॉन्ट्रैक्टिंग करेंगे, हम किसी को काम दे दिए मान लीजिए, या कांस्टेंट वर्कफोर्स, सब कॉन्ट्रैक्टिंग हम कर सकते हैं यहाँ पे। या फिर कुछ लोगों को हायर कर लिया, कुछ लोगों को फायर कर दिया। मतलब हम क्या करेंगे, या तो हम इंक्रीज करेंगे प्रोडक्शन लेवल को, या फिर डिक्रीज करेंगे प्रोडक्शन लेवल को। ठीक है। तो हम इसमें से कोई भी एक्टिविटीज फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द वर्कफोर्स। हम कैसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं वर्कफोर्स को। ठीक है। अब यहाँ पर आप लेवल प्रोडक्शन में क्या करेंगे, मान लीजिए ये मंथ है और यहाँ पे आपका डिमांड है। जैसे कि आइसक्रीम मान लीजिए कि 900 क्वांटिटी आपका जैन में आपको बनाना है, 700 क्वांटिटी फेब में बनाना है, 800 मार्च में, ऐसी इस तरह से बनाना है। आप, आपकी फैक्ट्री इतने दिन ही ओपन होती है, वर्किंग होती है, आपको संडे होगा, छुट्टियां आएंगी कुछ, तो आप एवरी मंथ का प्रोडक्शन डेज देखेंगे कि 22 दिन मुझे फैक्ट्री चलानी है जैन में,
फेब में मुझे 18 महीने फैक्ट्री चलानी है, मार्च में 21 महीने फैक्ट्री चलानी है। तो ये क्या हुआ, ये डिमांड हुआ उस मंथ का। ये क्या हुआ, ये पर डे कितनी फैक्ट्री चलेंगी। तो मैं अगर इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पर डे का डिमांड मिलेगा। अब ये पर डे का मैं क्या करूंगा, एवरेज ले लूंगा। तो इसका क्या एवरेज आया, मेरा 50 आया। इन सबका अगर मैं एवरेज करूंगा, अगर मैंने एवरेज किया तो देखो 50 आया। तो ये मेरा एवरेज हुआ। अब मैंने क्या बोला कि मैं यहाँ पे प्रोडक्शन कांस्टेंट रखूंगा, तो प्रोडक्शन मेरा जो एवरेज आया वही प्रोडक्शन मैं एवरी मंथ करूंगा। 50 50 50 50 50, मैंने 50 ही प्रोडक्शन किया। अगर मैं 50 करूंगा तो, अगर 50 मैं क्या कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, और एवरेज मतलब पर डे मैं 50 बना रहा हूँ। तो एक महीने में कितना बनाऊंगा, एक महीने में जितना भी डे मेरा फैक्ट्री चल रहा है उतना मैं प्रोडक्शन करूंगा। फिर मेरा डिमांड फोरकास्ट, मैंने ये चीज यहाँ पे लिख दी ताकि आपको थोड़ा बेटर क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, मेरा डिमांड क्या है, मेरा 900 डिमांड है जी। टोटल डिमांड इक्वल है आपका, टोटल डिमांड इक्वल है आपका, डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ मंथ वाइज कुछ तब्दीलियां कर रहे हैं ताकि मंथ में मैं कांस्टेंट रख सकूं, मेरा रन रेट कांस्टेंट रहे। ठीक है। अब यहाँ पे इन्वेंट्री कितना है, इन्वेंट्री चेंज का मतलब क्या होता है, मुझे प्रोडक्शन करना है 1100 आइसक्रीम्स, और जिसमें मेरा कस्टमर का डिमांड 900, यानी कि मैं क्या करूंगा, जब मैं लेवल प्रोडक्शन करूंगा तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा बना दिया। प्लस है मतलब एक्स्ट्रा बना दिया, तो 200 मैंने एक्स्ट्रा बना दिया। यहाँ पे 200 एक्स्ट्रा बना दूंगा, 900 रिक्वायरमेंट है और 700 ही चाहिए मार्केट को। तो मैंने 200 एक्स्ट्रा बना दिया, यहाँ तो 250 एक्स्ट्रा बना दिया। यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे मैंने 150 कम बनाया, यहाँ पे 100 कम बनाया, यहाँ पे 400 कम बनाया। तो अब मैं इन्वेंट्री कितना रखूंगा, मेरे पास इन्वेंट्री कितना है, यहाँ पे तो 200 रहेगा। 200 प्लस 200 400, 400 प्लस 250 650, 650 माइनस 150 500, 500 माइनस 400 100, एंड 100 माइनस 100 जीरो। ठीक है, यहाँ पे इन्वेंट्री हो गया मेरा जीरो लास्ट में। ऑफ कोर्स आप पूरा डिमांड मीट करेंगे ना, आपने डिमांड के अकॉर्डिंग प्लान किया है तो 1850। तो अब मेरा इसका टोटल कॉस्ट कितना हुआ, तो कॉस्ट क्या होगा, सी ये क्या है, मेरा प्लान जो है ना, प्रोडक्शन प्लान, कितना मैं क्वांटिटी मैन्युफैक्चर करूंगा 6200। और मैंने यहाँ पे क्या बोला है, मेरा लेबर आर कितना है, 1.6 लेबर आर। एक यूनिट बनाने के लिए मुझे कितने लेबर लेंगे, 1.6 आर लेते हैं वो। और फिर हर लेबर कितना कॉस्ट लेता है, 10 रुपया। एवरेज पे रेट कितना है मेरा, मतलब किसी को मैं पे करूंगा तो 10 रुपए करूंगा ना, तो 10 रुपया है मेरा एवरेज पे रेट। और इन्वेंट्री कितना रख रहा हूँ, 1850, तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट मेरा कितना है, 5 रुपए। तो इस तरह से आप कर दीजिए, आपका आ गया कॉस्ट ऑफ लेवल प्रोडक्शन। सिमिलरली आप अगर ऐसा सब कॉन्ट्रैक्टिंग में करेंगे, सब कॉन्ट्रैक्टिंग में करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे डिमांड है आपका, मंथली डिमांड है। ये सेम एक्टिविटीज जो यहाँ पे रिपीट किया, सिर्फ यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिएगा। ये जो 38 है ना, हम इसमें से सबसे मिनिमम क्या है, सबसे मिनिमम है 38। ठीक है, 38 जो भी मिनिमम रहेगा। अच्छा, डिमांड पर रेट तो यहाँ पे, मतलब मैं 900 को डिवाइड करूंगा 22 से, तो मेरा ये सब कॉस्ट आएगा। ये सब डिमांड आएगा पर डे, मतलब मैं 41 आइसक्रीम पर डे बनाऊंगा, 39 आइसक्रीम पर डे बनाऊंगा। तो इसमें से जो भी चीज मिनिमम है ना, हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग में वो लेते हैं, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, डे से। क्यों मल्टीप्लाई किया, ताकि मेरा मंथ का डिमांड आए। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 836 में बनाऊंगा, प्रोडक्शन करूंगा 836 में प्रोडक्शन करूंगा। मिनिमम है मेरा 836, तो 836 बनाऊंगा। और मेरा कस्टमर का डिमांड है 900, तो मुझे सब कॉन्ट्रैक्टिंग कितना, मतलब बाहर कितना देना पड़ेगा, 64 यूनिट्स मुझे बाहर से बनाना है। यहाँ पे 16 यूनिट्स, यानी कि यहाँ पे 60 यूनिट्स मैं बाहर से बनाऊंगा, यहाँ पे 2 यूनिट्स बाहर से बनाऊंगा, यहाँ पे 402 यूनिट्स, और इतनी यूनिट्स में सब कॉन्ट्रैक्टिंग करूंगा। और मैं यानी कि 1448 यूनिट सब कॉन्ट्रैक्टिंग करूंगा। देखिए, पहला तो मैं टोटल, मेरा प्रोडक्शन यूनिट कितना है, 4712, इतना मैं प्रोडक्शन करूंगा, जिसमें 1.6 जो है, क्या है, 1.6 क्या है मेरा लेबर आर। और उसमें मेरा, अगर सब कॉन्ट्रैक्टिंग है, मान लीजिए कि यहाँ पे हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं तो 20 रुपया दे रहे हैं ना, तो ये तो वही हुआ जो हमने ऊपर एक्टिविटी किया। यहाँ पर आप देखेंगे 1488, तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर लिया यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टिंग मेरा कितना आया, 105।
152। अगर मैं यही इंक्रीज और डिक्रीज करूंगा वर्कफोर्स, तो मेरा जो एवरी मंथ का डिमांड है, ये यहाँ पर एवरी मंथ का डिमांड है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मुझे जैन मंथ में 900 आइसक्रीम बनाना है, तो यहाँ पे उतना ही रहेगा। मैं ना तो इंक्रीज करूंगा वर्कफोर्स, ना तो डिक्रीज करूंगा। तो टोटल क्या हुआ, टोटल कांस्टेंट हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ, फेब मंथ में मुझे 900, 900 से मैं क्या 700, मेरा क्या हो रहा है, मेरा डिमांड कम हो रहा है। तो मेरा डिमांड कम हो रहा है या कितना क्वांटिटी कम हो रहा है, 900 माइनस 700। तो कम हो रहा है तो मैं डिक्रीजिंग में जाऊंगा। और एक एक डिक्रीजिंग का मेरा रेट कितना है, मैं कितना पैसा देता हूँ डिक्रीजिंग के लिए, मैं $20 दे रहा हूँ पर यूनिट के लिए डिक्रीजिंग में। तो इस तरह से जितना भी यूनिट आएगा 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएगा। इस केस में मेरा क्या हो रहा है, 700 से 800, यानी कि मेरा इंक्रीज हो रहा है। तो 100 इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, डिक्रीज कुछ भी नहीं है। 800 से 1200 यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। और इस केस में मेरा क्या हो रहा है, इस केस में मेरा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जहां भी इंक्रीज होगा वहां पे आपका एक वैल्यू आएगा। और आप सबको, इन सबको टोटल करेंगे, इन सबको आप टोटल करेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये टोटल कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ प्रोडक्शन होगा। और फिर माफ कीजिएगा, यहाँ पे भी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वर्कफोर्स मान लीजिए। तो कितना हुआ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वर्कफोर्स, पहला पहली पहली 6200। अच्छा, ओके, यहाँ पे जैसे 6200 इंटू 1.6 ऊपर से लिया हमने, इंटू 10, प्लस मेरा इंक्रीज और डिक्रीज का खर्चा कितना है, इतना। तो टोटल कितना हुआ, 1,19,200। यानी कि 1,19,200 जब मैं अगर इंक्रीज और डिक्रीज करूंगा वर्कफोर्स को, मैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग दूंगा तो 1,05,000 समथिंग आएगा। 1,08,000 लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो मैं क्या करूं, सब कॉन्ट्रैक्टिंग करूंगा। ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया। अगर सब कॉन्ट्रैक्टिंग में कोई चैलेंज है तो मेरा मेरा सेकंड बेस्ट मेथड है, लेवल ऑफ प्रोडक्शन रखूंगा। तो इस तरह से हम तीनों एक्टिविटीज को जब चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सी एक्टिविटीज बेटर है। तो एग्रीगेट प्लानिंग में हम यही करते हैं। एग्रीगेट प्लानिंग में हमारे पास जो भी रिसोर्स है, हम बेस्ट प्रोडक्शन अल्टरनेटिव्स देखते हैं, फिर उसमें से जो मिनिमम कॉस्ट है उसे चेक करते हैं, और फिर हमारे पास क्या क्या कंस्ट्रेन है हम उसके चेक करते हैं। तो यही प्रोडक्शन मैनेजर का काम होता है किसी भी फैक्ट्री में। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझा। मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे जरूर मुलाकात करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका शुक्रिया।